इंडिया के अंदर 1991 में 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे वो एक पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स थे। उन्होंने हमारी इकॉनमी को टोटली चेंज कर दिया था। एलपीजी रिफॉर्म्स थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सिमिलरली ये जो लॉ है नया किसानों का, ये भी टोटली चेंज कर देगा हमारी फार्मर्स का लैंडस्केप, जैसे बाइंग सेलिंग होती है, किस तरह से बीच में जो बिचौलिए इंटरमीडिएटरीज जो बीच में सारे का सारा बेनिफिट ले जाते हैं, उनको कैसे बीच में से उनको हटाया तो नहीं जाएगा लेकिन उनका शेयर कम किया जाएगा। एमएसपी का कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। एमएसपी और मजबूत होगी, बल्कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाने की कोशिश हमने की है, हम करेंगे आगे फ्यूचर में भी। अभी एमएसपी तो रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी, और इनफैक्ट हम उसको लीगल राइट बनाने की भी आगे फ्यूचर में कोशिश करेंगे। तो एमएसपी कहीं नहीं जा रही, वो यहीं पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा शोर मचा रखा है कि ये हो गया, वो हो गया, हरसिमरत कौर ने इस्तीफ़ा दे दिया। हरसिमरत कौर ने तब इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुए थे लोकसभा में? उन्होंने तब इस्तीफ़ा दिया जब किसानों का प्रोटेस्ट पंजाब में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और उनका सारा वोट बैंक वही है किसान, तो उन्होंने तब इस्तीफ़ा दिया कि उनकी वोट ना चली जाए कहीं। ठीक है, तो ये अकाली दल की एक नोटंकी आप कह लीजिए, कांग्रेस की भी नोटंकी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये किसान का बिल था। 2019 के इलेक्शन में उसके मैनिफेस्टो में ही ये बिल है, सेम बिल है। अगर आप नेट पे जाके अगर आप पढ़ लोगे, सेम बिल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा रिफॉर्म लाया है। ये ओपोजिशन पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए, वोट बटोरने के लिए और अपनी पेटी स्टेट पॉलिटिक्स के लिए ऐसा घिनौना काम कर रही है कि बदनाम कर रही है इस बिल को। ये बिल एक लैंड ब्रेकिंग बिल है, पाथ ब्रेकिंग बिल है, ग्राउंड ब्रेकिंग बिल है। जैसे 91 के रिफॉर्म्स आए थे, वैसे ही ये इंडिया की किसानों को खुशहाली देगा। इंटरमीडिएटरीज को बीच में से हटाया तो नहीं जाएगा, मैं दोबारा से कहूँगा, लेकिन उनका शेयर ज़रूर कम किया जाएगा और उनका शेयर ट्रांसफ़र किया जाएगा किसानों को, जो कि हमेशा गरीबी में रहते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बिल के अंदर बेसिकली 3 बिल्स हैं, एक बिल नहीं है, 3 बिल्स हैं। सबसे पहले ये है, जो पहला लॉ है वो तो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है हमारा बहुत पुराना, उसी में संशोधन किया गया है, उसी में अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 3 के अंदर अमेंडमेंट की गई है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर, और ये कहा गया है कि जो हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उसके ऊपर हम स्टॉक लिमिट्स और प्राइस लिमिट्स फ्यूचर में लगाया तो करेंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं लगाया करेंगे जितने पहले लगाया करते थे। और ये तो डिमांड थी ट्रेडर की भी, ये तो डिमांड थी किसानों की भी, और ये तो डिमांड थी इंटरमीडिएटरीज की भी, कि सरकार हमेशा स्टॉक लिमिट लगा देती है, प्राइस लिमिट लगा देती है। ठीक है, हम अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकते, हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसको तो बीजेपी ने हटा दिया है, गवर्नमेंट ने हटा दिया है। ठीक है, अपना सेंटर का कंट्रोल खुद ही कम कर दिया है इस सिलसिले में। तो ये ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी नहीं है ये वाला लॉ, असेंशियल कमोडिटीज़ वाला जो पहला लॉ है। ठीक है, तो दूसरे लॉ के ऊपर आ जाते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है। तो दूसरे लॉ का, सेकंड लॉ का जो नाम है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जो कि मार्केटिंग इशू से डील करता है कि किसान अपनी फसल को कहाँ बेचते हैं। बेसिकली है क्या, हमारे देश में मंडीज़ हैं, मंडी जहाँ पे किसान अपना सामान जो उसकी प्रोड्यूस है जो बेची जाती है। अब होता क्या है कि हमारे देश में एक रेस्ट्रिक्शन लगा कर रखी है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का किसान
एक पर्टिकुलर ज़िले का किसान उसी ज़िले की मंडी में ही अपना सारी जो प्रोड्यूस है वो बेचेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। तो ये तो बता दीजिए, ये तो अंग्रेज़ों का लॉ हो गया कि उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा ही नहीं सकते, चाहे आपको उसका रेट जो है, प्राइस जो है वो ज़्यादा मिल रही हो। ठीक है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है आपको, उस डिस्ट्रिक्ट में ही बेचना है, उसी मंडी के आड़ती को बेचना है, चाहे ज़मीन इधर से उधर हो जाए, आपने उसी मंडी के आड़ती को बेचना है जिसको आप हमेशा से बेचते आ रहे हो। इसको हटाया गया है बीजेपी के द्वारा। अब तो ये हो गया कि आप उस मंडी में तो बेच ही सकते हो, ये भी नहीं है कि उस मंडी में नहीं बेचना, उस मंडी में तो बेच ही सकते हो। मंडियां भी रहेंगी, मंडियों को भी ख़त्म नहीं किया गया, मंडियां भी वैसे की वैसे रहेंगी। सिर्फ ये चेंज लाया गया है कि आप चाहो तो उस मंडी में बेच दीजिए, आप चाहो तो उस मंडी के बाहर बेच दीजिए, उस स्टेट में कहीं पे भी या स्टेट से बाहर कहीं पे भी। किसानों के पास जनरली अपनी ट्रांसपोर्ट होती है, वो अपनी ट्रांसपोर्ट को, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली है या वो ट्रक है, लोड कैरियर है, कुछ भी है, उस पर या फिर कुछ किसी को हायर करके ट्रक वगैरह को वो स्टेट के बाहर भी जाकर उसको बेच सकता है किसान। ठीक है, तो यह है दूसरा लॉ। ठीक है, अब मैं पंजाब और हरियाणा के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले हम तीसरा लॉ भी देख लेते हैं। तो तीसरा लॉ है, इसका नाम काफ़ी लंबा है, जो है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं। सबसे पहला बेनिफिट, इट विल फ्री द फार्मर फ्रॉम विशियस साइकिल ऑफ बायर एंड ट्रेडर एंड द एंड कंज्यूमर। तो ये जो एक विशियस साइकिल है कि फार्मर पहले इंटरमीडिएटरी के पास जाएगा, यानी कि आड़ती के पास जाएगा, और उसके बाद जो उसकी जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। तो बीच में से इंटरमीडिएटरी को हटाने की कोशिश है यहाँ इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, हटाया नहीं जाएगा बल्कि उसकी कमीशन कम की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस एक्ट में दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर किसान चाहे तो किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकता है और अपनी प्रोड्यूस को पहले से ही तय कर लेगा कि मैं इतने रेट पे आपकी कंपनी को बेचूंगा। अभी उसकी प्रोड्यूस है भी नहीं, अभी उसमें सीड डालना है, बीज डालना है, वो पहले से ही कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मैं इतने रुपए किलो पे मैं आपको बेचूंगा, इतने रुपए टन पे मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, तो ये तो किसान के लिए अच्छा ही है, एक तरह से गारंटी मिल गई। जब हमारे किसान को गारंटी नहीं मिलती, जब मानसून नहीं आता, जब बारिश नहीं आती, जब इरिगेशन नहीं मिलता, तो उसको गारंटी नहीं होती। ठीक है, या तो फिर उसको मंडी के आड़ती की दया के ऊपर रहना पड़ता है। अगर वो आड़ती बोल दे कि तेरा सामान अच्छा है तो ठीक है, अगर आड़ती बोल दे कि तेरा सामान तो अच्छा ही नहीं है, तेरे को तो मैं 4 रुपए किलो ही दूंगा, तो किसान के पास और कोई चारा नहीं रहेगा, उसको उसी रेट पे बेचना पड़ेगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप हो रहा है, और वो चाहे किसान कंपनी के साथ टाई अप रखे, फ्यूचर में तोड़ भी सकता है, बाहर की स्टेटों में भी बेच सकता है, बाहर की मंडियों में भी बेच सकता है। ये दूसरा बेनिफिट है। ठीक है, तीसरा बेनिफिट ये है इसका, इट विल लेस द कमीशन ऑफ द इंटरमीडिएटरी। तो इंटरमीडिएटरी की कमीशन बीच में कम हो जाएगी, अगर ज़रूरत पड़े तो इंटरमीडिएटरी को हटाना भी पड़ जाएगा। जब इंटरमीडिएटरी यानी कि आड़ती बीच में रहेगा ही नहीं, तो किसान में और कंज्यूमर में जो गैप है वो कम हो जाएगा, और हमें भी चीज़ जो है वो सस्ती मिलती है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अगर 2 रुपये किलो आलू किसान जो बेचता है अपने आड़ती को, तो आड़ती उसको रिटेलर को बेच रहा है, और हमें आ जाके 40 रुपये किलो पड़ता है कंज्यूमर को। तो 2 रुपये किलो किसान को मिला, किसान ने कुछ नहीं कमाया, आड़ती ने सारा बीच में कमाया, और ट्रेडर ने बीच में कमाया जो दुकानदार है, और हमें मिला 40 रुपये किलो। 2 रुपये की चीज़ हमें 40 रुपये किलो आज की डेट में मिल रही है। इस लॉ से ये चेंज हो जाएगा, और आप देख लीजिए कितना ज़्यादा परसेंट कमाई है बीच में इंटरमीडिएटरी को। तो किसान पूरे साल मेहनत करता है, ठीक है, और लेकिन कमाई सारी की सारी जो है वो कौन ले जाता है, आड़ती ले जाता है हमारे देश में। ऐसा सिस्टम बनाया गया। अब सबसे ज़्यादा शोर जो है वो मचा रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि बेसिकली पंजाब और हरियाणा में क्या है, मंडीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है,
और यहाँ पर क्या होता है कि जब FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब सपोज कीजिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक टन कुछ वीट खरीदती है, 1 टन गेहूं खरीदती है पंजाब में, पंजाब से FCI 1 टन वीट खरीदी, ठीक है उसने, ठीक है, और वो क्या करती है 8.5% सॉरी इसको टैक्स देना पड़ता है FCI को, ठीक है, 8.5 खरीदने के लिए 8.5% FCI को टैक्स देना पड़ता है, जिसमें से जो है 2.5% मंडी वालों को जाता है और 6% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाता है या हरियाणा गवर्नमेंट को जाता है, यानी कि दोनों को ही जाता है 8-6%। तो इस तरह से पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, 6% के हिसाब से वो 5-5 हज़ार करोड़ रुपया साल का कमाती हैं। मेरे कहने का आप मतलब समझे, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि किसान जब अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचता है FCI को, तो FCI को उसके ऊपर 8.5% टैक्स देना पड़ता है, यानी कि FCI किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है यहाँ पे, जिसमें से 2.5% टैक्स मंडीज ले जाती हैं, क्योंकि मंडीज ही FCI को बेचती हैं, किसान डायरेक्टली नहीं बेच पाता, ठीक है, और 6% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है, क्योंकि प्रोड्यूस स्टेट गवर्नमेंट से जा रही है FCI को थ्रू मंडीज, ठीक है। अब 6% के हिसाब से जब पूरे साल का हिसाब लगाया जाता है तो पंजाब की गवर्नमेंट को 5-5 हज़ार करोड़, हरियाणा की गवर्नमेंट को 5-5 हज़ार करोड़ साल की इनकम है। अब ये गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, ये यही 5,000 करोड़ का फ्री सीड देते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं किसान को, और बदले में इनको क्या मिलता है, वोट, ठीक है, वोट तो फ्री में मिल जा के अब आपने बाकी तो पूरे साल पूरे 5 साल कुछ किया नहीं, अब किसानों को फ्री बिजली और फ्री बीज वगैरह देकर किसानों को खुश करके जब आप वोट ले लेते हो, वो भी सिर्फ 1 साल देते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है, पूरे 4 साल नहीं बिजली को फ्री देते, तो उस टाइम जब आप इनको ये सारा कुछ फ्री दे देते हो और बदले में वोट ले लेते हो, तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो रहा है, FCI का लॉस हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, तो तभी हमारा कंट्री इसमें पुअर गरीब रह रहा है, और अमीर कौन बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट बदले में वोट ले रही है। तो इन स्टेट्स की पैटी पॉलिटिक्स जो है, स्वार्थ की पॉलिटिक्स जो है, ये हमारे देश का घाटा है, ठीक है। तो तभी तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को तो मूर्ख बना रही है स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि जब ये पंजाब और हरियाणा के जब CM जो बनते हैं, यही गुमराह करते हैं किसानों को, और किसानों को गलत मलत समझाते हैं कि ये बिल आपके हक में नहीं है, ठीक है, और किसान भी इनकी बातों पे आ जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये बिल जो है ये बेसिकली ये किसानों के फ़ायदे में है, ठीक है। मैंने दोबारा से मोटा मोटा बता देता हूँ किसानों के फ़ायदे में ये कैसे हैं, क्योंकि बीच में से जो आड़ती है, ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं होगा कि आप किसान जो अपनी जो प्रोड्यूस इसको बेचेगा, ठीक है, किसान चाहे तो बाहर भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके बेच सकता है। फॉर एग्जांपल बठिंडा का किसान लुधियाना में जाके बेच सकता है, ठीक है, कश्मीर का किसान श्रीनगर का किसान जम्मू आके बेच सकता है, जम्मू का कश्मीर जाके बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मंडी में ही बेचना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं रही है। तो ये बेनिफिट है किसान का या नुकसान है इसमें किसान का, ये आप सब खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने दोबारा से ये बोलूँगा कि 2 रुपये किलो जो आलू है वो हमें 40 रुपये किलो दुकान से हम खरीदते हैं। बीच में से किसान तो गरीब ही है, किसान तो सुसाइड कर रहा है, तो फिर अमीर कौन बन रहा है, अमीर आड़ती बन रहा है जो बीच में बिचौलिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आड़ती रहेगा, हम ये नहीं कह रहे आड़ती नहीं रहेगा, बिकॉज लेकिन आड़ती की कमीशन ज़रूर कम होगी, क्योंकि जब ये कंपल्शन नहीं रहेगा कि आड़ती को ही आपने सारा सामान बेचना है, तो नेचुरली आड़ती के पास कस्टमर कम आएंगे, किसान कम आएंगे, ठीक है। अब आड़तियों ने ऐसा एक कार्टेलिज्म किया हुआ है कि वो अपनी प्राइस खुद तय करते हैं कि हम आलू इस रेट पे खरीदेंगे, प्याज इस रेट पे खरीदेंगे, हर साल का वो रेट निकालते हैं, और जब किसान उनके पास कुछ बेचने आता है, किसान के पास और कोई चारा तो होता नहीं है, अब किसान को वो बोल देते हैं कि तेरा माल तो अच्छा नहीं है,
मैं तो इसको कम रेट पे खरीदूंगा। और किसान बेचारे के पास क्योंकि और कोई चारा नहीं होता, वो उसको बेच देता है और आड़ती सारा पैसा बीच में कमा के आगे मार्केट में उसको सामान को बेच देता है और वो हमें खरीदना पड़ता है हाई रेट के ऊपर। अब इंटरनेशनल रेट्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में ऐसा ही ला है जैसा हमने अभी मोदी सरकार ने ये पेश किया। सारे कंट्रीज़ में, वेस्ट में भी और अपने सारे नॉर्थ जितने भी कंट्रीज़ हैं सारों में ऐसे ही लाज हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक मंडी में ही जाकर आपने बेचना है, अपने डिस्ट्रिक्ट की मंडी में ही बेचना है, बाहर नहीं बेचना। ठीक है, तो हमने तो एक अच्छा लॉ बनाया है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है इस लॉ के अंदर, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, किसान का भी अच्छा है। ठीक है, और सिर्फ अगर बुरा है किसी का तो वो मंडी वालों का है। ठीक है, कि जो आड़ती हैं उनका थोड़ा बहुत कमीशन जाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन वो इतने सालों से कमा रहे हैं। आपने देखा ही है कि अमीर कौन होता है, आड़ती अमीर होता है या किसान अमीर होता है? आड़ती हमेशा गाड़ियों में घूमते दिखेंगे आपको। ठीक है और उनका काम भी सुबह सुबह ख़त्म हो जाता है, पूरा दिन उनको काम भी नहीं करना था, मंडी जो है वो कुछ टाइम के लिए ही होती। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आड़ती की एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। ठीक है, आड़ती की एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आड़ती वहीं के वहीं रहेंगे, सिर्फ उनकी कमीशन कम हो जाएगी। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। दूसरी बात, एमएसपी के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि एमएसपी हट जाएगी। एमएसपी होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान का जो सामान है वो कहीं पे भी नहीं बिके तो वो गवर्नमेंट खरीद लेती है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एमएसपी के बारे में बहुत कम किसान है जिनको पता है। ठीक है, तो क्योंकि आड़ती तो एमएसपी के बारे में बताता ही नहीं है किसान को, क्योंकि किसान को इतनी नॉलेज नहीं रहती है, तो वो बताता ही नहीं है किसान को। तो किसान जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता है। सिर्फ 10% किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो एमएसपी के ऊपर सामान बेचते हैं, बाकियों को नॉलेज ही नहीं है इसकी। तो एमएसपी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, कहीं नहीं जा रही है एमएसपी। एमएसपी बिल्कुल रहेगी। इनफैक्ट एक सजेशन ये भी है कि फ्यूचर में एमएसपी को हम लीगल राइट बना देंगे कि एमएसपी गवर्नमेंट को किसान को देना पड़ेगा अगर किसान मांगे तो। ठीक है, तो किसी भी तरह से ये लॉ जो है वो बुरा नहीं है। ओपोजिशन का तो काम ही है